एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून की सेवा में बिताई, एक रिटायर्ड दरोगा जो क्रिमिनल्स को सजा दिलाता था, लेकिन एक रात वही पिता बन गया अपनी बेटी का कातिल। आगरा से इटावा तक 200 किलोमीटर का सफर, कार में रखी थी अपनी बेटी की लाश। यमुना नदी की झाड़ियों में फंसा था एक ऐसा राज जो पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे ले गया। ये है वो केस जहां लॉ को प्रोटेक्ट करने वाला खुद बन गया लॉ ब्रेकर। क्या सच में एक पिता इतना निर्दयी हो सकता है कि अपनी ही बेटी का गला घोंट दे? दोस्तों, आगरा दुनिया इसे ताजमहल की नगरी के नाम से जानती है, प्यार की निशानी के लिए। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार नहीं नफरत थी, जहाँ पिता का स्नेह नहीं बल्कि क्रूरता थी। ये कहानी है एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की, एक ऐसे दरोगे की जिसने अपनी पूरी करियर क्रिमिनल्स को पकड़ने में गुजारी, जिसने देखा था हर तरह का क्राइम, जिसने इंटेरोगेट किया था हर तरह के अपराधियों को, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद बन जाएगा एक मर्डरर। इस रिटायर्ड दरोगे का अपना परिवार था, एक पत्नी और एक बेटी। बाहर से देखने में एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार, पर घर के अंदर चल रहा था कुछ और। टेंशंस थी, डिसएग्रीमेंट्स थी और शायद वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो इवेंचुअली ले गए एक अनथिंकेबल क्राइम की ओर। हर मर्डर केस की शुरुआत होती है एक मोमेंट से, एक ऐसा पल जब एंगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जब इंसान अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। और यही हुआ आगरा के उस घर में। एक रात, एग्जैक्ट डेट पुलिस रिकॉर्ड्स में है, पर वो रात जो बदल गई 3 जिंदगियां फॉरएवर। घर के अंदर कोई नहीं था सिवाय 3 लोगों के, रिटायर्ड दरोगा, उसकी पत्नी और उनकी बेटी। किस बात पर शुरू हुआ झगड़ा ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, पर जो हुआ वो इतना ब्रूटल था कि सुनकर रूह कांप जाती है। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसने शपथ ली थी लोगों की रक्षा करने की, उसी के हाथों उसकी अपनी बेटी का गला घोंट दिया गया। स्ट्रैंगुलेशन, मैन्युअल स्ट्रैंगुलेशन, मतलब अपने हाथों से डायरेक्टली अपनी बेटी की सांस रोक दी। कितनी देर लगती है किसी को स्ट्रैंगल करके मारने में? एक्सपर्ट्स कहते हैं 4-5 मिनट। सोचिए, पूरे 4-5 मिनट तक वो पिता अपनी बेटी का गला दबाता रहा। उस लड़की ने जरूर छुड़ाने की कोशिश की होगी, शायद उसने अपने पिता की आंखों में देखा होगा मर्सी की तलाश में, पर वहां मिली होगी सिर्फ रेज और डिटर्मिनेशन और फिर साइलेंस। उस घर में सिर्फ 2 जिंदा लोग बचे थे, किलर पिता और शायद सब कुछ देखने वाली माँ। अब सोचिए, आपने मर्डर कर दिया है, शव आपके घर में पड़ा है, क्या करोगे? नॉर्मल इंसान तो पैनिक कर जाएगा, पर ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये था एक ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर जो जानता था क्राइम सीन को कैसे हैंडल करना है। रिटायर्ड दरोगे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। शव को छुपाना था, एविडेंस मिटाना था और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई शक न करे। उन्होंने अपनी बेटी के शव को कार में रखा। इमेजिन करो, वो कार जिसमें कभी परिवार साथ घूमने जाता होगा, वेकेशंस पर जाता होगा, उसी कार में अब पड़ा था उनकी बेटी का शव। और फिर शुरू हुआ वो जर्नी जो बन गई उनकी सबसे बड़ी गलती। डेस्टिनेशन था इटावा का जसवंत नगर। ये जगह थी रिटायर्ड दरोगी की ससुराल, मतलब उसकी पत्नी का मायका। आगरा से इटावा की दूरी है अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर। पूरे 200 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया अपनी बेटी की लाश के साथ। रास्ते में कितने टोल बूथ्स होंगे, कितनी गाड़ियां मिली होंगी, कितने लोगों ने देखा होगा उस कार को, पर किसी को नहीं पता था कि उस नॉर्मल लुकिंग कार के अंदर छुपा है क्या। इटावा के जसवंत नगर पहुंचकर रिटायर्ड दरोगा सीधे गया अपनी ससुराल। यहाँ उसने साले की बेटे को साथ लिया। अब सवाल ये है कि क्या उसने साले के बेटे को बताया कि कार में क्या है? क्या उसने सच बताया या फिर कोई बहाना बनाया? इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उसके अकॉर्डिंग उस नेफ्यू को शायद कुछ पता चल गया होगा, या फिर उसे इन्वॉल्व कर लिया गया प्लान में, क्योंकि आगे जो हुआ वो बिना हेल्प के पॉसिबल नहीं था। रात का समय, अंधेरा और 3 लोग, रिटायर्ड दरोगा, उसकी पत्नी और साले का बेटा, पहुंचे यमुना नदी के किनारे। यमुना जिसे पवित्र माना जाता है, जिसमें लोग अपने पापों को धोने आते हैं, वहीं फेंका जाने वाला था एक बेटी का शव। उन्होंने सोचा होगा कि शव पानी के तेज बहाव में बह जाएगा, दूर चला जाएगा, कभी नहीं मिलेगा और उनका क्राइम छुपा रह जाएगा फॉरएवर। पर नेचर के अपने प्लान्स होते हैं। जब उन्होंने शव को यमुना में फेंका, उन्हें लगा कि बस खत्म हो गई कहानी, पानी सब कुछ बहा ले जाएगा, एविडेंस खत्म हो जाएगा। पर यमुना नदी ने दिया अपना फैसला। शव पानी में बहने के बजाय फंस गया नदी किनारे की झाड़ियों में, वहीं रुक गया, एज इफ यमुना कह रही थी कि नहीं, ये अन्याय छुपेगा नहीं, ये सच सामने आएगा। कुछ दिनों बाद किसी लोकल ने नदी किनारे कुछ अनयूजुअल देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस टीम पहुंची तो मिला एक डीकंपोज्ड शव झाड़ियों में फंसा हुआ। पर यह कोई नॉर्मल केस नहीं था। शव की हालत से साफ था कि यह कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं था, यह था मर्डर। और अब शुरू हुई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, जब भी कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है, पुलिस की पहली कोशिश होती है उसे आइडेंटिफाई करने की। मिसिंग पर्संस रिपोर्ट्स चेक किए जाते हैं, लोकल एरिया में पूछताछ की जाती है। आगरा पुलिस को एक मिसिंग रिपोर्ट मिली एक युवा लड़की के गायब होने की। उसके पेरेंट्स ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, पर जब पुलिस ने क्लोजली इन्वेस्टिगेट किया, कुछ चीजें ऑड लगी। लड़की के पिता की बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट थी, उनके स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे। एक ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर के लिए ये साइंस क्लियर थे कि कुछ गड़बड़ है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्रॉस चेक किया तो मिली वो मिसिंग लिंक, वही रिटायर्ड दरोगा। रिसेंटली गया था इटावा, अपनी ससुराल। उसी एरिया
में जहां शव मिला था। कोइंसिडेंस? पुलिस को नहीं लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि रिटायर्ड दरोगे से सख्ती से पूछताछ करनी होगी। एक पुलिस ऑफिसर को इंटरोगेट करना कोई आसान काम नहीं है। वो जानता है सारी टैक्टिक्स, वो समझता है कैसे स्टेटमेंट्स देने हैं। पर पुलिस टीम डिटर्मिन्ड थी। सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद प्रेशर बढ़ने लगा। सवालों के जवाब मैच नहीं कर रहे थे, एविडेंस पॉइंट कर रहे थे उसी की तरफ। टाइमलाइन फिट बैठ रही थी और फिर वो मोमेंट आया। रिटायर्ड दरोगा टूट गया। उसने कन्फेशन कर दिया, हाँ मैंने ही मारा अपनी बेटी को, हाँ शव को यमुना में मैंने ही फेंका, सब कुछ सच था। एक पिता का कन्फेशन, अपनी बेटी की हत्या का कन्फेशन। कितना पेनफुल होगा ये सुनना। पुलिस ऑफिसर्स जो सालों से ऐसे केसेस हैंडल करते हैं उन्हें भी शॉक लगा होगा। कन्फेशन के बाद पुलिस ने रिटायर्ड दरोगे से कहा कि वो बताए कि एग्जैक्टली शव कहां है। संडे इवनिंग को पूरी पुलिस टीम के साथ वो इटावा गया, यमुना नदी के उस हिस्से में जहां झाड़ियां थी, जहां डीकंपोजिशन की वजह से अब सिर्फ कंकाल बचा था। पिता ने निशानदेही की, वहां है उन झाड़ियों में। पुलिस टीम ने केयरफुली काम किया। शव के अवशेषों को बाहर निकाला गया, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, फोटोग्राफ्स लिए गए, पूरी प्रोसीजर फॉलो की गई। एक पिता खड़ा था वहां, देख रहा था कैसे उसकी बेटी के अवशेष निकाले जा रहे हैं। क्या चल रहा था उसके मन में? गिल्ट, रिमोर्स या फिर सिर्फ पकड़े जाने का डर? इस केस में 3 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। रिटायर्ड दरोगा, मास्टरमाइंड और किलर, उसकी पत्नी जो शायद विटनेस थी या अकम्प्लिस, और साले का बेटा जिसने शव को डिस्पोज करने में मदद की। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्शंस लगाए गए, आईपीसी 302, मर्डर 201, एविडेंस टैंपरिंग और कॉन्स्पिरेसी के तहत भी। आयरनी देखिए, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अब खुद था हैंडकफ्स में। वो थाना जहां कभी वो पोस्टेड था अब उसी पुलिस स्टेशन की सेल्स में बंद था वो। उसकी पत्नी, एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया और अब अपनी फ्रीडम भी खो रही थी। साले का बेटा जो शायद दबाव में आकर या पता नहीं किस वजह से इन्वॉल्व हो गया इस क्राइम में। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये है हमारे समाज के सामने कई सीरियस क्वेश्चंस खड़े करता। सबसे पहला सवाल, क्या होता है एक घर में कि पिता इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है? किस हद तक पहुंची होगी वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कि एक पिता ने अपनी बेटी को मार डाला? क्या था वो रीजन जो इतना बड़ा था? दूसरा सवाल, एक पुलिस ऑफिसर जो ट्रेन्ड है, जो लॉ को समझता है, वो कैसे सोच सकता है कि वो परफेक्ट क्राइम कर सकता है? क्या पावर और अथॉरिटी लोगों को इतना ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है? तीसरा सवाल, पत्नी की रोल क्या थी? क्या वो विक्टिम थी या विलिंग पार्टिसिपेंट? एक माँ कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है अपनी बेटी के शव को डिस्पोज करने में? पार्ट 11, कानून की जीत। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई कंफर्मिंग स्ट्रैंगुलेशन। डीएनए टेस्ट्स कंफर्म हुए कि ये वही लड़की है जो मिसिंग रिपोर्टेड थी। एविडेंस स्ट्रॉन्ग थे, कन्फेशन रिकॉर्डेड था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। तीनों अक्यूज्ड के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस था। डिफेंस लॉयर की तरफ से कोशिशें होंगी मर्सी की, सर्कमस्टेंसेस की बात करने की, पर फैक्ट्स ब्रूटल थे। ये केस प्रूव करता है कि चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, चाहे आप कितना भी प्लान करो, सच सामने आ ही जाता है। लॉ की लंबी बाहें हैं और आज नहीं तो कल जस्टिस मिलता ही है। आज एक बेटी नहीं है इस दुनिया में, उसके सपने, उसकी हंसी, उसका भविष्य, सब कुछ छीन लिया गया उससे, उसी शख्स से जिसने उसे जन्म दिया था। एक पिता अब जेल में है। उसकी वो यूनिफॉर्म जो कभी रिस्पेक्ट की सिंबल थी अब बदल चुकी है जेल के कपड़ों में। वो अथॉरिटी जो उसे क्रिमिनल्स को पकड़ने की थी अब खुद उसे पकड़ लिया गया है। ये केस हमें याद दिलाता है कि वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं है। एंगर कंट्रोल करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने परिवार के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना। अगली बार जब घर में टेंशन्स हो तो याद रखिए, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, हर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। वायलेंस कभी जवाब नहीं है।